नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ लोग ये कन्फ्यूज रहते हैं कि वास्तव में लेखपाल की तैयारी में हमें पढ़ना क्या है। मतलब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में उन्हें पढ़ना क्या है, जबकि उनके पास सिलेबस तो आ ही जाएगा, प्लस उतने दिन से तैयारी आप कर रहे हो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर भी जैसे कि आप लोग ये समझते हो कि मुझे बस मैथ, हिंदी और जीएस जीके इस टाइप से कुछ चीज़ें पढ़नी है और निकल जाएगा, तो ये शायद आपकी गलती हो सकती है। आपके माइंड में एक प्रॉपर मैप होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये इतने सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स को हम इतने कैटेगरी में डिवाइड करके हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस विषय पे आज हमने ये वीडियो बनाया है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपके अंदर जो एक क्लेरिफिकेशन है अपने सिलेबस को लेके, अपने टॉपिक को लेके, वो चीज़ आ जाए। ठीक है, तो देखिए, ये हमने इसको यहाँ पे लिख रखा है कि आपके लेखपाल की तैयारी में आपको किन किन सब्जेक्ट्स को और किन किन टॉपिक को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि अगर मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे जो हिंदी लिखा हुआ है, तो हिंदी में आप देखेंगे तो इसको मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज्ड किया है। देखिए, ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये चीज़ आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लेना। कॉपी पे लिख के जब आप सुबह उठोगे तो ये मैप, जैसे होता नहीं कि भारत का नक्शा होता है, हिस्ट्री का नक्शा होता है, पॉलिटिकल मैप वगैरह, तो ये चीज़ आप मॉर्निंग के टाइम में एक बार सनसनी नज़र से लगभग 2-3 मिनट देख लेना, ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि यार सब तो पढ़ लिया है, मतलब सिलेबस तो कुछ है नहीं, देख लेंगे आगे चल के। ये चीज़ नहीं आना चाहिए। यही चीज़ आएगा तो फिर आप शायद लापरवाही से पढ़ो। तो ये चीज़ जब आप देख लोगे कि हाँ, हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ तक हमने पढ़ लिया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा टॉपिक बाकी है, तो फिर शायद वो टॉपिक आप दिन भर पढ़ो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हिंदी। अब हिंदी में आपको इसको दो कैटेगरी से डिवाइड करना है, दो पार्ट में इसको बांट देना है। एक तो आपको हो गया व्याकरण का पोर्शन, ऑब्वियस ही बात है, व्याकरण पोर्शन अलग कर दो आप, और काल, लेखक और जो अन्य टॉपिक हैं आप उनको अलग करके पढ़ो। मीन्स व्याकरण को आप अलग तरीके से पढ़ना, इसको दो पार्ट में बांट लेना। जब भी आप हिंदी पढ़ना तो इसको दो पार्ट से देखना, एक आपका व्याकरण का पोर्शन और दूसरा वाला आपका जो काल है, आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, इस टाइप से आप इसको बांट लेना। ऐसे ही मैथ में आपको दो पार्ट में अगेन बांट लेना है। एक करना है क्वांटिटेटिव मैथ और दूसरा करना है ज्योमेट्री वाला पोर्शन। ज्योमेट्री मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि हालांकि चकबंदी में ज्योमेट्री आना ज़्यादा होता है, लेकिन राजस्व में भी, यानी कि लेखपाल के एग्ज़ाम में ज्योमेट्री आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि भूमि मापन वगैरह का मैटर रहता है, कहीं ना कहीं खसरा खतौनी, ये सारी चीज़ें देखनी होती है, तो नापने वाला ये जो सिस्टम है वो लेखपाल के अंतर्गत आता है। इसीलिए ज्योमेट्री आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको क्वांटिटेटिव मैथ पढ़ना है और इसके बाद में ज्योमेट्री पढ़ लेना है मैथ के अंतर्गत। इसके बाद में आप यूपी स्पेशल पढ़ोगे। अब यूपी स्पेशल में भी दो चीज़ें, दो पार्ट में आप देखोगे यूपी स्पेशल को, एक है करंट अफेयर और एक है विवरण। यानी कि करंट अफेयर यानी कि यूपी से संबंधित जो एक साल का करंट अफेयर है, उसमें प्रमुख योजनाएँ, प्रमुख ऐप, करंट अफेयर से संबंधित है, वो चीज़ें आप यूपी स्पेशल के अंतर्गत पढ़ोगे। इसके बाद में आप इसका विवरण पढ़ोगे। विवरण में का मतलब क्या है, इसमें खनिज क्या है, नदी क्या है, कृषि क्या है, इसकी जो चित्रकला है, मतलब जो आर्ट एंड कल्चर है, इसको आप देखोगे। तो ये इसका आप विवरण कर लेना। यानी कि यूपी स्पेशल को भी आपको दो पार्ट में कैटेगराइज्ड करना है। एक करंट अफेयर के फॉर्म में पढ़ना है और दूसरा इसका जो विवरण है पूरा का पूरा यूपी का, वो आपको देखना है। तो आप देख रहे हो कि हर एक सब्जेक्ट में आप दो दो तीन तीन पॉइंट, दो दो तीन तीन कैटेगरी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप कन्फ्यूज नहीं रहोगे कि हाँ, मुझे क्या पढ़ना है। अब यूपी में दो चीज़ें हो गई, करंट अफेयर, इसका विवरण हो गया। ऐसे ही ग्रामीण परिवेश में अगर आप देखो, चूँकि ये ग्रामीण परिवेश बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो ग्रामीण परिवेश हम फुल कोर्स करा रहे हैं, फ्री करा रहे हैं, विद हैंड राइटिंग नोट्स। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो। 1 घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे का लेक्चर हम यहाँ पे मतलब कम से कम टाइम में कराने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके चैनल पे विजिट करके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा ग्रामीण परिवेश का जो कन्फ्यूज़न है, वो मैं दूर कर चुका हूँ। लेकिन हाँ, अब इसमें पढ़ना क्या है वो आप देख लीजिए। इसमें आपको देखिए 3 तरह से इसको बांटना है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश बड़ा टॉपिक हो जा रहा है। इसमें जो चकबंदी और राजस्व से संबंधित जो पॉइंट्स आते हैं, उसको आप अलग कर लेना। ठीक, तो देखा आप लोगों ने अभी किस तरह से लाइट चली गई थी और इसके बाद में लाइट आई है, फिर मैं वीडियो सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इसके बीच में जो दिमाग है काफ़ी डाइवर्ट होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का जो आपका ग्रामीण परिवेश का वीडियो लेक्चर लाना था, मैं सोचा था पंचवर्षीय योजना पे संबंधित वीडियो लाऊंगा, लेकिन आधा
मैं कर पाया, आधा काम अधूरा रह गया बिकॉज ऑफ लाइट यानी कि पावर कट। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से आजकल दिक्कत आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझ रहे होगे, क्योंकि एक बार लाइट कटने के बाद में फिर उसका वेट करना, फिर कंटेंट को रिमाइंड करना, जो आपका दिमाग उस टाइम पे सोचता है वो सारी चीज़ें फिर से इनिशियली स्टार्ट नहीं हो पाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में फालतू के कमेंट नहीं करोगे। कुछ लोग तो मतलब इतने गलत तरह से पूछते हैं कि ग्रामीण परिवेश का वीडियो क्यों नहीं ला रहा है, इस टाइप से कुछ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें सही नहीं है। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे थे ग्राम समाज पे। चकबंदी मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको कवर करना है, एंड देन आप ये ग्राम समाज देख लेना। ग्राम समाज भी मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है। योजना का मैंने चार वीडियो आई थिंक लाया है योजना का। 2 वीडियो आपका केंद्र सरकार से है और 2 योजना आपका राज्य सरकार से है, तो आप इसको भी देख सकते हो। इसके बाद में फिर दोस्तों आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके। कहने की ज़रूरत नहीं है कितना ब्रॉड टॉपिक है। स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है। आपको ये एक दिन में नहीं ख़त्म होगा। एक टॉपिक आप पढ़े उठाओ, जैसे आपने मेला उठा लिया, अब मेला कौन सा मेला कहाँ पे लगता है, ठीक है, आप ये टॉपिक पढ़ लो। अगर छोटा टॉपिक है तो आप 2 टॉपिक कर लो, बड़ा टॉपिक है तो आप 1 टॉपिक कर लो। इस तरह से आपको स्टैटिक जीके डे बाई डे पढ़ना है, एक बार में कवर नहीं होगा। और इसका नोट्स बना लेना, या कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह होगा तो उसको भी आप अपने हिसाब से उस नोट्स पे लिख सकते हो। तो ये रहा स्टैटिक जीके का पोर्शन। बड़ा टॉपिक है, लगभग 3 नंबर का, ये लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 नंबर का ये पूछ सकता है, तो इसको आपको ज़रूर करना है। इसके बाद में आपको पता है कि ये हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में भी आपको 3 नंबर जो मैंने लिखा है, ये अभी जब सिलेबस आएगा तो उसमें और चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी फ़िलहाल, ठीक है। हिस्ट्री में आपको फिर से प्राचीन, मध्य और आधुनिक, आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे होगे। प्राचीन भारत भी बड़ा है, मध्य भारत भी, जो मुग़लों का अटैक हुआ इस टाइप में, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। इसके बाद में आधुनिक भारत आप देख ही रहे हो। तो ये तीनों इतिहास पोर्शन है। लगभग ये बड़ा टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम में कम नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन एक बात मैं लास्ट में बताऊँगा आपको, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में उसको मैं चर्चा कर लूँगा। इसके बाद में ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल। इसके बाद में ये विश्व भूगोल देखना है और भारत का भूगोल देखना है। आपको फोकस रखना है भारत के भूगोल पे, ठीक है। इसके बाद में आपको फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर का पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी कृषि से संबंधित चीज़ें, कृषि में इकोनॉमिक में भी कृषि का योगदान है, इसलिए इकोनॉमिक टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। करंट अफेयर कहने की ज़रूरत नहीं है, 5 से 6 नंबर कम से कम पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा भी पूछ सकता है। करंट अफेयर आपको मंथली वाइज या वीकली या फिर डे बाय डे ऑलरेडी आपको अपडेट होते चलना है, ठीक है। इसके बाद में फिर रीजनिंग, अगर आपके सिलेबस में आता है तो रीजनिंग देखना है आपको। और पॉलिटी में आपको इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज करना है। एक है अनुच्छेद संशोधन भाग, ये जो रटने वाली चीज़ें हैं आप इसको एक साइड में कर लेना, और उसका जो विवरण है पॉलिटी का उसको आप अलग साइड में करके पढ़ सकते हो। अनुच्छेद संशोधन भाग, इसको आप अलग कर लेना, यानी कि कौन सा अनुच्छेद, कौन सा पार्ट किस अनुच्छेद में है, संशोधन कौन कौन से हुए, किस सन में हुए, और कौन से भाग में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इसका विवरण आप अलग टॉपिक कर सकते हो और ये चीज़ें अलग कर सकते हो। इसके बाद में साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में आपको लगभग 8-9 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में भी 8-9 चैप्टर हैं। बायोलॉजी यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन तीनों में बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ये भी आपको देख लेना है। कंप्यूटर पढ़ना है, खेलकूद पढ़ना है। तो देखिए, जो अभी लाइट करने के बाद में जो सेकंड वीडियो में इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने फटाफट बता दिया, क्योंकि आदमी का मूड होता है किस तरह से वो कैसे पढ़ा रहा है, वो तो वही समझता है कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपने समझा होगा, बूझा होगा। और ये मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से, जैसा कि आपको पता है कि एक नंबर से नंबर बनता है, ज़्यादा नंबर बनता है। 1 नंबर अगर यहाँ से पूछ ले रहा है, जैसे इकोनॉमिक्स से 1 नंबर पूछ लिया, छोटा सा टॉपिक है। ग्रामीण परिवेश से ये इसको छोड़ो, वहाँ से ज़्यादा नंबर पूछेगा। साइंस में फिजिक्स से 2 नंबर का आ गया है, तो ये एक नंबर से आपका लगभग 80 नंबर तक का सफ़र होने वाला है। तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, कहीं से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लगभग अगर ये आपको अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होना है, सिलेक्शन लेना है, तो आप किसी भी टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते हो। खेलकूद भी आप अच्छे से फोकस कर लीजिएगा, हर एग्ज़ाम में आजकल खेलकूद से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सारा मैप है, आप मॉर्निंग के टाइम में इसको आप एक बार ज़रूर देख लिया करो, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएँ कि हाँ, मेरा ये सिलेबस और ये टॉपिक है लेखपाल के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।